G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आज हम 4 पिलर्स को देखने वाले हैं। G7 का बैकग्राउंड, इसका एवोल्यूशन, इसका रेलेवेंस कितना है, कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और ये जो लेटेस्ट समिट है इसमें जो एजेंडा है, ये 4 पिलर्स पर हम फोकस करने वाले हैं। दोस्तों, यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि G7 जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप भी है, और जो समिट हुई है G7 की, इसके साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता होनी ही चाहिए। दोस्तों, इटली इज द प्रेसिडेंट ऑफ G7। करंट प्रेसिडेंट जो है ये इटली है। अब ये समिट हुई है कुछ समय के बाद। इटली जो है वो किसी दूसरे देश को, जो G7 के बाकी जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक देश जो है वो रोटेशन बेसिस पर प्रेसिडेंट बनेगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। दूसरे ग्रुप्स के साथ भी ऐसा होता है। G20 जो है, तो इसकी समिट हमारे देश भारत में हुई। अब नेक्स्ट समिट जो है वो किसी और देश में होगी, क्योंकि अब भारत से कोई और देश जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। तो रोटेशन बेसिस पर अलग अलग देशों को इस प्रकार से मौका दिया जाता है, क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो जब एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल ग्रुप या फिर मल्टी मेंबर ग्रुप, तो ये सारे जो ग्रुप हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो इक्वल हैं। हो सकता है कि कोई देश बड़ा हो, जीडीपी बड़ी हो, लेकिन जब आप एक ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो यू ऑल आर इक्वल। तो यही कॉन्सेप्ट है, राइट। ये कुछ ऐसी रीड बिटवीन द लाइंस वाली बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इटली जो है इसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है एपूलिया। तो यहां पर यह समिट चल रही है। इटली का फ्लैग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए इसके मैप को भी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी मैप की गहराई में मैं जाऊं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट। मैंने एक वीडियो G7 पर ऑलरेडी बनाया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां पर गए, पोप फ्रांसिस वो क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। दैट इज ऑन 14 जून 2024। ये वीडियो स्टडी ग्लोज यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। जो लेटेस्ट अपडेट्स है G7 के साथ जुड़ी हुई, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। और इसी के साथ साथ ये जो मैप आप देख रहे हैं इसके साथ जुड़ी हुई मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स भी मैंने कल के वीडियो में कवर की है। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही दिखाना यहां पर चाहूंगा कि ये जो एपूलिया क्षेत्र है वो यहां पर है, राइट। और ये इटली का जो इटली का साउथ कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है ना, ये इटली का सदर्न पोर्शन है। अब क्या होता है, मैं जानता हूं कुछ इटालियंस को, तो सदर्न इटालियंस जो हैं उनके एक्सेंट, उनका जो कल्चर है वो भी डिफरेंट है कंपेयर टू नॉर्दर्न इटालियन। तो ये थोड़ा एक डिफरेंस रहता है उनके अंदर। लेकिन यहां पर मैं जानबूझकर इस चीज पर, यहां पर ये फोकस जो कर रहा हूं, इस क्षेत्र पर फोकस कर रहा हूं, या फिर सदर्न इटली की अगर हम बात करें, उसके पीछे मेन रीजन क्या है पता है? क्योंकि जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जियोर्जिया मेलोनी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ये एपूलिया रीजन जो सदर्न इटली का पार्ट है उसको इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इससे इटली जो है, और इटली के साथ साथ, क्योंकि G7 की यहां पर मीटिंग है, तो इटली के साथ साथ G7 जो है वो एक मैसेज देना चाहता है कि इसको ग्लोबल साउथ को, हम साउथ में, इटली के साउथ में समिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ग्लोबल साउथ को एक इंडिकेशन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ ब्रिज क्रिएट करना चाहते हैं, हम ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? इटली। इटली के साथ साथ कौन? G7। और G7 जो है उसमें कौन कौन से देश हैं? जो सबसे इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज जो है वो G7 का पार्ट है। तो बेसिकली जो डेवलप्ड देश है, टॉप डेवलप्ड देश, खास करके वेस्टर्न संस्कृति वाले जो देश हैं, वो ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दिस इज ए वेरी वेरी बिग सिग्नल। इस चीज पर उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको क्लियरली कहीं पर भी इस प्रकार की लाइंस पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये एनालिसिस से ही हम समझ सकते हैं। और दोस्तों, इसका आप एक इंडिकेशन देखिए। हमारे देश को इनविटेशन दिया गया, आउटरीच कंट्री के तौर पर हमें इनवाइट किया गया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इटली पहुंच भी गए हैं। इसके साथ आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि इनकी जो थर्ड टेन्योर है, तो थर्ड टेन्योर में पहला ऐसा देश जो वो ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज इटली। और इसी के साथ साथ द फर्स्ट थिंग दैट ही इज अटेंडिंग दैट इज G7। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में यह भी इशारा है कि अब भारत जो है वो डेवलप्ड देशों के साथ, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ और गहरे संबंध बना सकता है, खास करके मोदी 3.0 में, राइट। सो दिस आर द बिग इंडिकेशंस दैट आर कमिंग। ये समिट के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें हैं। अब दोस्तों, G7 को समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज G7? 1973 में पेरिस में जो
ये सारे देश हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी कब? 1973 में। और ये मीटिंग उस समय पर इसलिए कंडक्ट की गई क्योंकि उस समय पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें बड़े बड़े चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे। 3 बड़े चैलेंजेस की बात करूं तो नंबर 1 जो था दैट वाज ऑयल क्राइसिस। उस समय पर ऑयल क्राइसिस चल रही थी, तो ये सारे डेवलप्ड देशों ने एक मीटिंग कंडक्ट की और इस पर डिस्कशन की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज राइजिंग इन्फ्लेशन। उस समय पर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो ये भी इनके लिए एक चिंता का विषय था। एंड नंबर 3 जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, तो ये उतने असरकारक नहीं रहे थे। तो ये बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, इन चीजों पर एक प्रकार के डिस्कशन हो, एक प्रकार का सॉल्यूशन निकाला जा सके, तो इस चीज को लेकर 1973 में ये सारे देशों ने एक मीटिंग कंडक्ट की। इसी के साथ साथ जो डॉलर है और गोल्ड है इसकी भी प्राइस एक प्रकार से सेट करने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट की, ताकि जो डेवलप्ड देश है ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, तो एक्सचेंज रेट जो है इसको थोड़ा सेटअप किया जा सके, एक नया मैकेनिज्म जो है इसको डेवलप किया जा सके। तो ये सारी चीजों को लेकर एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। ठीक है, 1975 में फिर जो फ्रांस है वहां का एक शहर है, इसका नाम है रैम्बोली, तो यहां पर G7 की फर्स्ट समिट जो है ये कंडक्ट की गई, राइट। और कनाडा को छोड़कर, यहां पर आप देख सकते हैं, राइट, कनाडा का फ्लैग है, तो इसको छोड़कर बाकी के जो 6 देश हैं उन्होंने ये फर्स्ट जो समिट है उसमें पार्ट लिया। कनाडा जो है वो फिर 1 साल के बाद, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 1976 में कनाडा जो है वो G7 का पार्ट बन जाता है। 1977 1 साल के बाद, जो उस समय पर यूरोपियन यूनियन नहीं था लेकिन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। और फिर लगभग 2 दशक के बाद 1998 में रशिया जो है इसको G7 का पार्ट बनाया गया और फिर ये ग्रुप जो है वो G7 में से G8 बन गया, राइट। एंड एज यू कैन ऑब्जर्व हियर, उससे पहले रशिया नहीं था, USSR हुआ करता था टिल 1991, और कोल्ड वॉर चल रहा था। एंड एज यू कैन सी यहां पर यूएसए है, यूएसए के साथ जो बाकी के देश हैं जैसे कि यूके हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, तो ये सारे जो हैं ये यूएसए की टीम के ही प्लेयर्स हैं। तो ये यूएसएसआर के अगेंस्ट में काम करते थे पहले, जब व्हेन कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, क्योंकि ये यूएसए की टीम में थे। लेकिन अब यूएसएसआर नहीं रहा, तो 1991 के बाद चीजें जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती गई और फिर फाइनली 1998 में रशिया को ऑन बोर्ड लिया जाता है। लेकिन 2014 में रशिया को निकाल दिया गया और ये G8 जो है ये फिर से G7 बन गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि यूक्रेन जो है उसका एक पोर्शन, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए, दिस इज क्राइमिया, राइट। ये जो क्षेत्र है इसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो इस चीज को लेकर फिर G7 के देश जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि रशिया आप इस ग्रुप में से निकल जाइए। तो दिस इज हाउ इट, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई, और फिर 2014 में इसमें क्या बड़ी बड़ी अपडेट्स आई। इसके इवोल्यूशन को अगर हम देखें तो G7 जो है वो समय के साथ साथ इवॉल्व होता गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल चैलेंजेस थे, खास करके जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे, तो इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए ये आगे बढ़ता गया। और G7 के साथ जुड़ी हुई एक चीज ये है कि इसका कोई ऐसा परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो प्रेसिडेंसी है ये हर साल रोटेशन के बेसिस पर अलग अलग जो देश हैं, ये जो 7 देश हैं, तो उसमें से एक देश जो है वो प्रेसिडेंट बनता है और फिर रोटेशन होता है। और प्रेसिडेंसी के साथ साथ जो इसकी सेक्रेटेरिएट है, इसकी जो बैक ऑफिस है, वो भी उसी देश में शिफ्ट हो जाती है, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग सिंस इट्स ओरिजिन। एनुअल समिट जो होती है तो इसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट्स आउटलाइन किए जाते हैं और एनुअल समिट काफी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ये ग्लोबल गवर्नेंस, एजेंडा सेटिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर काफी ज्यादा वजन क्रिएट करता है। रिलेवेंस की बारे में एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों। हम सब जानते हैं कि ये जो 7 देश हैं ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड, दुनिया के सबसे इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं, राइट। और बेसिकली ये बहुत ही पैसे वाले देश हैं, या फिर एक लंबे समय तक बहुत ही वेल्थी नेशंस ये रहे हैं। वो बात अलग है कि आज इटली, यूके, इनकी सिचुएशन देखेंगे तो वो पहले जो पैसे अचीव कर पाए, जो रेवेन्यू की स्ट्रीम्स थी इनके पास, जो वेल्थ थी, उतनी नहीं है। थोड़ी हमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप भी देखने को मिला है, नो डाउट, लेकिन फिर भी इनके पास पैसे हैं, ये पैसे वाले देश हैं, राइट। एक वक्त ऐसा था कि जो ग्लोबल जीडीपी है इसमें इनका जो शेयर था ये लायंस शेयर था। 1970s के आसपास जो ग्लोबल जीडीपी है उसका रफली स्पीकिंग 50% जो है, आप समझ लीजिए ये सिर्फ 7 देश जो हैं ये ग्लोबल जीडीपी को कवर करते थे, 50% इनके पास था और बाकी के देश जो हैं वो बाकी के 50% में थे। लेकिन 2018 तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा जो है ये 50 में से 30 पहुंच गया है और
दूसरे जो देश है जैसे चाइना, हमारा देश भारत, ब्राजील, एंड देयर आर सो मेनी अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो ये अपना वेट बढ़ाते गए हैं और ये जो G7 है तो इसका वेट थोड़ा कम हुआ है। तो जब आपके जेब में से पैसे या फिर आपका ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, शेयर है, वो कम होता है तो आपका वजन जो है ग्लोबल लेवल पर वो भी थोड़ा कम होने लगता है। जैसे हमारा देश भारत जो है, तो इसका कंट्रीब्यूशन या फिर जीडीपी में जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी में वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा देश जो है वो ये सारे देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। आज से आप 15, 20, 25 साल पहले देखेंगे तो हमें इनवाइट नहीं करते थे, लेकिन अब हर समिट में, हर इंपॉर्टेंट समिट में भारत को बुलाया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग इन फिल्म्स एज वेल। बहुत सारी अब फिल्में जो है उसमें भी भारत के कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। और एक लंबे समय से यू विल फाइंड दिस थिंग कि पहले चाइना के लोगों को, चाइना के कैरेक्टर्स को नहीं दिखाया जाता था, जो स्टोरीज होती थी वो चाइना के साथ जुड़ी हुई नहीं होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि फिल्मों में भी, बड़ी बड़ी फिल्मों में भी चाइना जो है उसका मेंशन किया जाता है। तो G20 जो है एक दूसरा ग्रुप, भारत जो है उसमें इसकी समिट कंडक्ट हुई थी लास्ट ईयर, एज यू नो। तो दोस्तों ये जो G20 ग्रुप है उसका जन्म हुआ 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए G20 का भी इतिहास ऐसा ही है कि ये जो देश है तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो बैंक के गवर्नर्स हैं वो मिला करते थे, लेकिन उसके बाद फिर ये एक फॉर्मल ग्रुप बन गया। तो G20 जो है उसका जन्म हुआ और थिंक टैंक्स जो है वो ये कहते हैं कि G7 ऑलरेडी था और उसके बाद अगर G20 बनता है और G20 इतना ह्यूज बन जाता है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जो मॉडर्न डे की क्राइसिस है उसको हैंडल करने की क्षमता कहीं ना कहीं G7 की जो है वो थोड़ी कमजोर हुई है। लेकिन G7 की एक ताकत भी है जो G20 की कमजोरी है। G20 इज लाइक टाइटैनिक, एक बहुत बड़ा शिप है, राइट? टाइटैनिक इज वेरी ह्यूज, या फिर टाइटैनिक जैसा जो भी शिप होता है वो बहुत ही बड़ा रहता है। तो G20 में एज यू कैन सी टोटल 20 कंट्रीज हैं और फिर कुछ ग्रुप्स भी इसमें, देयर आर 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन इज आल्सो पार्ट ऑफ G20। अब G7 की बात करें तो G7 जो है ये छोटा है, नियो है, इट इज लाइक ए पावर बोट। तो G7 में डिसीजन मेकिंग जो है इट इज बिट फास्ट कंपेयर टू G20। तो ये G7 की ताकत है, लेकिन G20 जो है इसकी भी कुछ ताकतें हैं, इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब कुछ अपग्रेड्स की बात करें जो G7 के साथ जुड़े हुए हैं और जो रिकमेंडेड है, तो दैट इज कि G7 जो है इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इसको और ज्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए जो कॉमन यूरोजोन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ ऐसे देश जो यूरोजोन का पार्ट है, तो उनको यहां पर ऐड कीजिए। इसके साथ चाइना, इंडिया, ब्राजील देश जैसे देश जो हैं जिनका अब जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों में कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रहा है, तो ऐसे देशों को आप G7 प्लस का पार्ट बनाइए, तो ये G7 जो है ये और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। इसके साथ G7 में कुछ कोऑपरेशन के इश्यूज देखने को मिले थे, खास करके 2019 में। देखिए, जापान को छोड़कर बाकी सारे जो G7 के देश है ना, ये वेस्टर्न संस्कृति वाले देश हैं, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको मेंशन किया था। तो यहां पर ये जो G7 के देश हैं एक ही विचारधारा वाले हैं, उसके बावजूद भी कोऑपरेशन में इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ही वाज अनहैप्पी विद द पेरिस एग्रीमेंट और क्लाइमेट इश्यू के साथ जुड़ी हुई एक मीटिंग को उन्होंने स्किप किया था। 2019 की समिट में काफी सारे इश्यूज हमें देखने को मिले थे। तो कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाना है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इसके साथ जुड़ा हुआ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। फिर फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं इसके प्रमोशन में G7 ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसमें आगे ही बढ़ते रहना है। जो ग्लोबल गवर्नेंस के इश्यूज हैं इनको हाईलाइट करना, इनको मेंशन करना, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इसको और ज्यादा सपोर्ट करना, और डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है इसको प्रोवाइड करना। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर G7 काम करता आया है, इस पर और ज्यादा फोकस जो है वो करना चाहिए और करना पड़ेगा। लास्ट सेक्शन जो है दैट इज 2024 का एजेंडा क्या है। देखिए, जो पहली सबसे बड़ी बात है, आज ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन, और खास करके यूरोप और यूएसए में इन्फ्लेशन, यूएसए में तो थोड़ा फिर भी कंट्रोल में आया, लेकिन यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई है और ट्रेड टेंशन जो है वो भी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। दिस इज नंबर 1 एजेंडा। नंबर 2 जो है दैट इज क्लाइमेट चेंज। यूरोप जो है उसका जो मई महीना है, अगेन मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, जो मई 2024 है ये यूरोप का अभी तक का सबसे गर्म मई महीना रहा है। यूरोप में इतना ज्यादा टेम्परेचर, और इटली और कुछ ऐसे देश हैं वहां पर तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा इट इज गुड, लेकिन फिर यू विल रियलाइज कि दिस इज अनबेरेबल फॉर यूरोपियन पीपल। तो क्लियर इंडिकेशन अब मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ से। मींस ये क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट जो है वो दुनिया के लगभग सारे देशों पर हमें अब देखने को
मिलने लगी है। इसी साल की जो समर है, समर 2024, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी तक की जितनी समर्स हैं उसमें से सबसे डेंजरस समर अगर कोई थी तो दैट वाज दिस समर 2024। वी आर इन बिटवीन ट्रांजिशन पीरियड में, अभी समर और मॉनसून के बीच में कहीं पर हैं हम। कोविड-19 में क्या हुआ हम सब जानते हैं, तो कौन कौन सी गलतियां हुई, क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं। इटली वॉज स्टार्टिंग के टाइम पर, यूएसए, इटली, ये सारे देशों के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी नेगेटिव खबरें हमें पढ़ने को मिलती थी, इतनी सारी लाश है, याद आ रहे हैं वो सारे विजुअल्स। तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं इस पर भी G7 काम करना चाहता है। फोर्थ जो चीज है दैट इज चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, फिर रशिया का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, गाजा, इजराइल, ये सारी चीजों पर और ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है इनको कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहता है। और इसी के साथ साथ जो अफ्रीका के, स्पेसिफिकली अफ्रीका के जो डेवलपिंग देश है उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ, जैसे इंडिया, तो ऐसे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और जो मेन चीजें हैं, माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, रीजन इज मेडिटेरेनियन सी। थोड़ा इसको स्टडी कर लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी पर इंपैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फूड सिक्योरिटी पर इंपैक्ट। और कल की डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि जो पोप फ्रांसिस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक लेक्चर डिलीवर करने वाले थे, राइट? तो मैंने आपको कुछ सजेशंस भी दिए थे, isn't it? So that's basically everything in today's discussion, dear friends. I hope आज की और कल वाली जो डिस्कशन है इसके कॉम्बो को अगर आप स्टडी करेंगे, कल और आज का वीडियो देख लेंगे, तो you will know so many things about G7. And that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. और ये कोर्स जो है ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है. Do check out studyglows.com. Thanks. जय हिंद.